और अब मैं अपने अगले पैनल की शुरुआत करूं उससे पहले तारुफ करवा देती हूं हमारे अगले मेहमान का। और मैं गुजारिश करूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी से कि वे मंच पर आएं और इस सेशन को वो आगे बढ़ाएंगे। और अगले हमारे मेहमान हैं कद्दावर मंत्री, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के बृजमोहन अग्रवाल जी। करीब एक दशक रायपुर शहर की जनता उन्हें करीब दशकों से, लगातार दशकों से वो यहाँ राजनीति में सक्रिय हैं। छात्र संगठन से उन्होंने शुरुआत की और अब लोकसभा के रण में बृजमोहन अग्रवाल उतरे हैं। चुनावी दृष्टि से बड़े ही कामयाब नेता माने जाते हैं और इस बार बीजेपी ने उन्हें, जो एक ट्रम्प कार्ड माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें लोकसभा के मैदान में उतारा है। और उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी। ओवर टू यू मोहित सर। शुक्रिया तृप्ति। बृजमोहन जी लोकसभा की फ्लाइट पकड़ने के लिए तैयार हैं। अगर इनके कार्यकर्ताओं के माने तो फ्लाइट के 2 स्टॉपेज है, एक तो लोकसभा में जीत और दूसरा केंद्रीय मंत्रिमंडल में पद। तो बृजमोहन जी, आपके कार्यकर्ताओं की बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरे बारे में कभी कोई निर्णय मैं नहीं करता हूं। मेरे बारे में निर्णय पार्टी करती है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है और वो जो निर्णय करेगा वो मुझे मान्य होगा। विकास उपाध्याय का कहना है कि बहुत मजबूती से लड़ूंगा, तो आप क्या कहते हैं? आपके प्रतिद्वंदी उनको शुभकामनाएं हैं। अच्छा, कोई चुनौती आप नहीं समझते उसमें? देखिए, मैं हर चुनाव को चुनौती के रूप में ही लेता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर विपक्षी दल जो है कांग्रेस है। कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक है, कांग्रेस का अपना एक जनाधार है और इसलिए चुनौती को अवसर के रूप में परिवर्तित करना ये मुझे आता है और हम उसको अवसर के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। 8 बार आप विधानसभा चुनाव जीते हैं, केंद्र में जा रहे हैं, तो ये क्या कोई पार्टी की स्ट्रैटेजी है? ये अब ये क्या है ये तो मोदी जी ही बता पाएंगे, मैं नहीं बता सकता। अच्छा, आपके प्रतिद्वंदी की बात करें तो महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने का फॉर्म भरवा रहे हैं, तो इस फॉर्म का कोई असर दिखेगा चुनाव में? ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस के किसी भी वादे पर छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा नहीं किया है। और कांग्रेस, आप क्या इसको मजाक नहीं मानते? अगर 1 लाख रुपए एक महिला को 1 वर्ष में देंगे तो हिंदुस्तान में कितनी महिलाएं होंगी? जी। अगर देश का 50 लाख करोड़ का बजट है, क्या 25 लाख करोड़ के बजट को इनमें बांट देंगे? ये तो मजाक हो रहा है। क्या देश की जनता को उन्होंने ये समझ लिया है कि वो कुछ समझती नहीं है? तो देश की जनता के साथ में, जैसे राहुल गांधी जी, उन्होंने क्या कहा, ये शब्द आपने सुना? 1 मिनट में हम घोषणा करेंगे, 10 मिनट में देश की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। जो व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्था को 10 मिनट में बदलने की बात करता है, वो मजाक का विषय नहीं होगा तो और क्या दूसरा विषय होगा? भाजपा कहती है कि ये पूरा चुनाव जो है वो मोदी जी के चेहरे पे है, तो फिर क्या जरूरत पड़ गई कि सबसे मजबूत सीट पे सबसे मजबूत आदमी को उतारना पड़ा? इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, बीजेपी का लक्ष्य है इस बार 400 पार, फिर से एक बार मोदी सरकार। और जब 400 पार करना है तो ऐसे लोग जिनके लड़ने से पूरे प्रदेश में, आसपास की जगह पर एक वातावरण बने और बीजेपी 400 पार कर पाए, और उसी स्ट्रेटेजी के तहत एक सीट पर विचार कर और टिकट दी गई है। और मुझे लगता है उसी के तहत मुझे भी चुनाव लड़वाया जाना है। राम का छत्तीसगढ़ से बहुत गहरा नाता है और मुझे लगता है शायद आपके रहते ही राम वन गमन पथ को चिन्हांकित किया गया। तो क्या अयोध्या से चंदखुरी तक में कोई मार्ग नहीं बनाना चाहिए था या कोई सुविधा नहीं देनी चाहिए थी ताकि लोग आते अयोध्या से? राम राज्य का अर्थ क्या होता है? राम राज्य का अर्थ होता है जैसे प्रभु राम ने सबरी के झूठे बेर खाए, निषाद राज को अपने गले लगाया
कि कोई जाति भेद नहीं, कोई वर्ग भेद नहीं, और बीजेपी की सरकार का मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, वो योजनाएं युवाओं के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं, कोई जाति के आधार पर नहीं है। अगर हम मातृवंदन योजना का पैसा दे रहे हैं तो मुस्लिम महिलाओं को भी मिल रहा है, वो अनुसूचित जाति की महिलाओं को भी मिल रहा है, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी मिल रहा है, सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी मिल रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। अगर हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं तो सभी वर्गों को मिल रहा है। अगर आयुष्मान योजना का लाभ है तो वो सभी वर्गों को मिल रहा है। अगर किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं तो सभी वर्गों के लोगों के खाते में पैसे जा रहे हैं। आप एक छोटी सी कल्पना करिए, अगर किसी कॉलोनी में, किसी बस्ती में एक अच्छी सड़क बन जाती है तो उस सड़क के बनने से वहां पर रहने वाला चाहे गरीब हो या चाहे अमीर हो, उसकी जमीन के रेट बढ़ जाते हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी बनना, लोगों के जीवन में खुशहाली आना, उनको पक्का मकान बनना, उनके घर में शौचालय बनना, उनकी महिलाओं को पैसा मिलना, किसानों के खाते में पैसा जाना, यही तो राम राज्य है। और इस कल्पना को साकार करने का काम कोई कर रहा है तो मोदी जी कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। अब पिछले 3 महीनों से विष्णुदेव जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, कमल फूल की सरकार ने राम राज्य के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। ये प्रभु राम का ननिहाल है, माँ कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु राम का वन गमन मार्ग है। देश में ये पहली सरकार है जिसने रामलला दर्शन योजना शुरू की है। प्रति सप्ताह एक ट्रेन यहां से अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए हर किसी को लेकर जा रही है। तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है और ये आप मानिए अयोध्या से छत्तीसगढ़ की लिंक जुड़ गई है और आने वाले समय पर और ये तेजी से जुड़ेगी। आप कहते हैं कि भाजपा जो है छत्तीसगढ़ में राम राज्य की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ रही है, बट कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि यहाँ तो फिर अपराध बढ़ा है। इस पे आप क्या कहेंगे? अब अपराध किसके राज में बढ़ा? शराब का घोटाला, शराब माफिया कब पैदा हुए? कोयला माफिया कब पैदा हुए? धान माफिया कब पैदा हुए? डीएमएफ माफिया कब पैदा हुए? यहां पर माफिया राज तो अगर जन्मदाता कोई है तो कांग्रेस की सरकार है। और ये हम नहीं कह रहे हैं। 2000 करोड़ का शराब घोटाला, 5000 करोड़ का महादेव सट्टा ऐप घोटाला, 5000 करोड़ का धान घोटाला, 8000 करोड़ का डीएमएफ घोटाला, तो माफिया पैदा करने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के राज में तो रायपुर को रायपुर नहीं कहते थे, चाकूपुर कहने लग गए थे। और आज के समय पर तो इन पर सब हमने नियंत्रण किया। अब लोगों को लगने लगा है कि हाँ, छत्तीसगढ़ फिर से ठीक हो रहा है, फिर से सुधर रहा है। 5 साल पहले वाले छत्तीसगढ़ को बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं और ये लोगों में विश्वास पैदा हुआ है कि बीजेपी की सरकार में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को लेकर हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को कैसे देखते हैं? क्या ये टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच शुरू हुई लड़ाई का नतीजा है? नहीं, ये खाली 2 की लड़ाई नहीं है। अब तो दीपक बैच की भी लड़ाई हो रही है, अब तो ताम्रध्वज साहू की भी लड़ाई हो रही है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर अब भूपेश जी के खिलाफ में बोल रहा है, अपने नेताओं के खिलाफ में बोल रहा है। तो ये तो डूबती हुई नैया है, और जब डूबती हुई नैया है तो उसमें चूहे भी नहीं रहते, ये तो आदमी है, ये कैसे रहेंगे? इस बार लोकसभा चुनाव में कौन सा फैक्टर काम करेगा आपके अनुसार? लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर काम करेगा, लोकसभा चुनाव में उन्नति फैक्टर काम करेगा, लोकसभा चुनाव में राम राज्य की कल्पना काम करेगी, और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के माफिया राज ये काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीत कर आएगी। मोदी जी का जो सपना है कि 2047 में भारत विकसित भारत बने, उसी कल्पना को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ को भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के कल्पना को लेकर हम काम कर रहे हैं और उनसे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर नजर आने लगे, प्रचार में नजर आने लगे हैं, और कांग्रेस ने बड़े बड़े नेताओं को भी अब मैदान में उतारा है। तो इससे आप क्या समझते हैं, कुछ असर पड़ेगा? ये तो कांग्रेस की भगदड़ है। भूपेश बघेल दुर्ग के रहने वाले, उनको कहा गया रायपुर से चुनाव लड़ो, वो यहां से लड़ने तैयार नहीं हुए,
उनको कहा आपको लड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा मुझे नांदगांव भेज दो। ताम्रध्वज साहू दुर्ग के रहने वाले, उनको दुर्ग में अपना जनाधार खिसका हुआ दिखा, उनको कहा लड़ना पड़ेगा तो महासमुंद चले गए। एक नेता जिनके ऊपर में शराब माफिया का आरोप है, महादेव सट्टा ऐप का आरोप है, और वो भिलाई छोड़कर बिलासपुर लड़ने चले गए। तो जिस पार्टी के पास में स्थानीय नेता नहीं है, वो पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी और क्या खाक जीतेगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। भूपेश बघेल जी ने बैलेट पेपर पे चुनाव की चर्चा छेड़ी थी, इस पे कुछ कहेंगे आप? क्यों, जब कर्नाटक चुनाव जीते तब बैलेट याद नहीं आया? राजस्थान चुनाव जीते तब बैलेट याद नहीं आया? हिमाचल जीते तब बैलेट याद नहीं आया? आज क्यों याद आ रहा है? जो बोलते हैं ना कि जिसको अपनी हार सन्निकट दिखाई देती है वो भयभीत होता है, उसको सपने में भी अपनी हार दिखती है, तब वो नए नए मुद्दे उठाता है। अगर देश की चुनाव व्यवस्था के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाना ये देशद्रोह से कम नहीं है, और ऐसे देशद्रोही जैसे बात करने वाले लोगों को जनता कड़ा सबक सिखाएगी। सुनील सोनी जी आपके साथ आए हैं, पिछले चुनाव में भारी मत से जीते थे, इस बार इनकी टिकट कट गई, आपको मिल गई, तो कोई स्ट्रैटेजी है पार्टी की? देखिए, यही खूबसूरती है कि आपके सामने वर्तमान भी है और आपके सामने भविष्य भी है, और दोनों साथ में है। ये भारतीय जनता पार्टी है। नहीं तो एक पार्षद में किसी की टिकट कट जाती है, टिकट नहीं मिलती तो मुंह फुला के घर में सो जाता है, और हम दोनों साथ में घूम रहे हैं। यही सफलता का बड़ा राज है। आपकी सरकार के टाइम में रायपुर में स्काई वॉक बना, काफी महंगा प्रोजेक्ट था, तो क्या अब आप उस पर कुछ करेंगे? हम उसको पूरा करेंगे। तो ये वादा है आपका? ये वादा है। आप केंद्रीय राजनीति में जा रहे हैं, तो राज्य को मिस करेंगे? नहीं, मैं गए राज्य से ही केंद्रीय राजनीति में जा रहा हूं, तो छत्तीसगढ़ मेरा परिवार है, रायपुर मेरा घर है। रायपुर और छत्तीसगढ़ से मेरा नाता कभी समाप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि 45 साल की राजनीति मैंने रायपुर और छत्तीसगढ़ से की है, और छत्तीसगढ़ के एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक से मेरा पारिवारिक संबंध है। इसलिए छत्तीसगढ़ से मेरा नाता कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, बल्कि डबल इंजन की सरकार है, तो अब छत्तीसगढ़ का विकास का पैसा तो यहां लगेगा। अब दिल्ली से भी हम पैसा लाएंगे और छत्तीसगढ़ का दुगना विकास कराएंगे। रायपुर को मेट्रो सिटी जैसा बनाएंगे, जो हमने काम शुरू किया था उसको पूरा करेंगे। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अस्पताल होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरटेनमेंट के साधन होंगे, और रायपुर का नाम जैसे लोग बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद का लेते हैं, वैसे भी आज लोग बोलने लगे हैं कि रायपुर महानगर की तर्ज पर विकसित हो रहा है, और हम इसको महानगर बनाकर लोगों को दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बृजमोहन अग्रवाल जी। ओवर टू यू कोमल।